हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है मेजर कोचिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमने YouTube एक प्रैक्टिस सेट शुरू किया है जिसमें 8 लेक्चर कंप्लीट हो गए और उन 8 लेक्चरों को मिला के हमने एक मेगा टेस्ट आयोजित किया था जिसके अंदर है आर्मी का हूबहू सिलेबस है आपके इस टेस्ट के अंदर है हमने दिया था। तो प्रैक्टिस सेट 1 to 8 में रिवीजन टेस्ट था ताकि आपको पता चल सके कि हमने जो क्लासेस देखी है उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, कितने नहीं है। सभी चीजें महत्वपूर्ण चीज थी, आप उन चीजों को जरूर देखें। जिन्होंने नहीं देखा है वो रिवीजन कर ले, हम टेस्ट आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे। ये चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना साथियों। तो हम प्रैक्टिस सेट को भी कंटिन्यू रखेंगे और हमेशा हमेशा आपके लिए क्या टॉपिक वाइज टॉपिक क्या करते रहेंगे। हमारे क्या जानी सर मैथ एंड साइंस है, ठीक है ना। मैं आपको जीके पढ़ाता रहूंगा, स्टैटिक पढ़ाता रहूंगा, तो संपूर्ण क्लासें आपको अवेलेबल कराई जाएगी, ठीक है। तो चलेगा, हम आपने ये जो टेस्ट हुआ था उसके आंसर की लेकर आए हैं, ठीक है ना। उसकी जो आंसर की उत्तर कुंजी है वो लेकर आए हैं, तो उसको देखते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि आपके कितने राइट या कितने सही गलत हो रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर पहला, किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया है। किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया है। अगर राजधानी पूछे, अगर राजधानी कब बनाई है तो 1530 लिख देना, 1530 लिख देना, लेकिन कब्जा 1510 के अंदर है किया था। चलिएगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। गोटीपुआ नृत्य कहां से, उड़ीसा राज्य से। किस राज्य से, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किस राज्य से, उड़ीसा राज्य से संबंधित है। चलिएगा नेक्स्ट, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। मैंने लिखाए थे जोजिला दर्रा सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमणकारी आए, विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, आक्रमणकारी सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमणकारी कहां से आए हैं, जोजिला दर्रा से। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, जोजिला दर्रा है। चलिएगा नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध किस राज्य के अंदर है स्थित है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चलेगा उड़ीसा, उड़ीसा और है भुवनेश्वर, क्या भुवनेश्वर। चलिएगा नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक गन्ने की पैदावार कहां पर होती है, ब्राजील में। कहां पर होती है, ब्राजील में। विश्व में सबसे अधिक गन्ने की पैदावार कहां पर होती है, ब्राजील में होती है। चलो नेक्स्ट, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से मैंने आपको बताया था, ओल्ड हमेशा घर में कौन होता है, दादाजी। कौन होता है, दादाजी होता है। तो नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी। लिख दो, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। मैंने लिखाया था राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, हमेशा उपराष्ट्रपति होता है। मैंने क्लास के अंदर पूरा मैटर समझाया था। तो कौन होता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बात करें अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63। राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52। चलेगा नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, 1901 में हुई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी, मैंने लिखाया था भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी के तट पर स्थित है टिहरी बांध। चलो और पीछे लिख दो हीराकुंड, हीराकुंड बांध लिख दो, सबसे लंबा बांध। चलो नेक्स्ट, टिहरी ऊंचा, टिहरी क्या है, ऊंचा बांध। चलो नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। मैंने लिखाया था बिहार। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या, जनसंख्या में सर्वाधिक कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। फिर ठीक है ना, चलेगा यो यहाँ का बिहार। फिर सबसे कम साक्षरता कहां पर है, बिहार में, ठीक है ना। कम साक्षरता भी कहां पर है, बिहार में। ये चीज मैंने सभी लिखाई थी। फिर राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा में कितने करेगा, 2 करेगा, लेकिन राज्यसभा में कितने करेगा, 12 सदस्य मनोनीत करेगा। चलो नेक्स्ट, अप्रैल 2023 तक पुरुषोत्तम रूपाला किस पद पर कार्यरत थे। मैंने ये शब्द लिखाया था, क्या थे, कृषि मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, कृषि मंत्री थे पुरुषोत्तम रूपाला। चलो नेक्स्ट,
चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय होता था? चलो मैंने आपको लिखाया था, एक लिखा था अक, ठीक है ना, और एक लिखाया था रावे पाकू। ये सूत्र याद कर लेना और महत्वपूर्ण चीज है, लिख दो अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। स्थान लिख दो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा, वैशाली, पाटलिपुत्र, और ये क्या होगा? कुंडलवन है कश्मीर। तो किसके शासनकाल में चतुर्भुज संगीत योजना? अक कनिष्क। किसके समय? कनिष्क के समय। 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 और 1 ईस्वी, ठीक है ना। ये चारों बौद्ध संगीति का क्या है? समय है। चलो नेक्स्ट, वायुसेना अकादमी कहां पर स्थित है? मेरे अकादमी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो पूरे लिखे हैं। कहां पर है? हैदराबाद में। संस्थान मैंने पूरे लिखे। आगरा शहर के संस्थापक याद रखना शाहजहां ने ताजमहल के संस्थापक है। ताजमहल बनाया था, वो कहां पर है? आगरा में स्थित है। लेकिन आगरा के संस्थापक कौन है? सिकंदर लोधी है। ऑप्शन नंबर है एक राइट। ऑप्शन नंबर 1 राइट। सिकंदर लोधी मैंने लिखाया था, लोधी वंश का किसका शासक है? लोधी वंश का शासक है। चलेगा नेक्स्ट। तो साथियों चलो ठीक है साथियों, तो अगला पोर्शन आपके हमारे प्रिय और सबसे अजीज, सबसे टैलेंटेड बंदा है, नाम है KR जानी सर, आपको करवाएंगे। तो देखिए नौजवानों, आप सभी को इस रंगों के पावन पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका आने वाला वर्ष खुशियों से भरा हो, उगम भरा हो, आपका सपना साकार हो। और आज ही के दिन 23 मार्च 1931 के दिन जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे, ऐसे मां भारती के लाडले भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को हम कोटिश वंदन करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह, जिसने असेंबली के ऊपर जब बम फेंका था तो अंग्रेज भाग गए थे कि अब भारत के अंदर क्रांति का बिगुल बज चुका है। तो वो शहीद आजम भगत सिंह हम सबके प्रेरणा स्रोत है। जब विकट परिस्थितियों के अंदर भगत सिंह ने अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़के आने वाली भारत की भावी पीढ़ी अमन एवं चैन में कैसे जिए, उसके लिए उस दिन प्रण ले लिया था। अपन को तो सिर्फ पढ़ाया गया मैटर और छापी गई किताबों में से क्वेश्चन पढ़ के ही तो एग्जाम देना है और माता पिता का सपना साकार करना है। भगत सिंह से तुलना कीजिएगा, जिस सूरवीर ने विकट परिस्थिति मौत की लड़ाई से लड़ते हुए इस भारत माता का सीना कैसे गर्व से चौड़ा हो, आने वाली भावी पीढ़ी कैसे सुख शांति से रहे, मां भारती का नाम विश्व पटल पर कैसे चमके, वो प्रण शहीद आजम भगत सिंह ने लिया। तो उसी के वंशज है, उनका 100वां हिस्सा तो हम के अंदर भी होना चाहिए कम से कम, जो अपने सपने साकार ये होली अपन मना रहे हैं और अगली होली वर्दी के अंदर कैसे मनाए, इस बात का संकल्प आप सभी को लेना है। तो चलिएगा एक बार पुनः आप सभी को इस पावन पर्व की मैं समस्त मेजर कोचिंग क्लासेज टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो अपने आज जो टेस्ट हुआ और जो 1 से 8 तक जो क्लासें हुई है उसका रिवीजन चल रहा है, जिसके अंदर साइंस के क्वेश्चन इस टेस्ट का, इस आज की क्लास का 16वां क्वेश्चन आपके सामने है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहा जाता है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के यदि मैं उपयोग की बात करूं तो टूटी हुई हड्डियों के ऊपर लेपन, टूटी हुई हड्डियों, यानी जब हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर अपने जो प्लास्टर करता है, टूटी हुई हड्डियों पर लेपन किसका किया जाता है? तो पीओपी का किया जाता है। पीओपी का फॉर्मूला है CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 किसका फॉर्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसकी बात करें तो इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट यानी जल का आधा अणु है, इसी को भी कैल्शियम सल्फेट और .2H2 है, और इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ये चारों फॉर्मूले
एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब बनेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है, तो कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का, या फिर मैं बात करूं चौक का, या फिर मैं बात करूं चूना पत्थर, संगमरमर, चौक या चूना पत्थर का है। कैल्शियम सल्फेट की मैं बात करूं तो पीओपी, अर्ध हाइड्रेटेड पीओपी का है। और जब जल के 2 अणु हो तो किसका फॉर्मूला होगा, तो अब जिप्सम का होगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करूं तो खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट की यदि बात करूं तो खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं। चारों वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट करके धावन सोडा यानी धावन सोडा का रासायनिक फॉर्मूला आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जवाब दोगे। धोने के सोडे का रासायनिक फॉर्मूला क्या है। बड़ा शानदार और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है, लोहा, नाइक्रोम, टंगस्टन, तांबा। टंगस्टन की मैं बात करूं तो बल्ब का फिलामेंट, यदि पूछे बल्ब का फिलामेंट किससे निर्मित होता है, तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से निर्मित होता है। लोहे की मैं बात करूं तो हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली धातु यदि पूछे, हीमोग्लोबिन में उपस्थित यदि धातु आपको पूछे, हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु यदि आपको पूछे तो वो लोहा है। और हीटर की कुंडली किससे निर्मित होती है, तो हीटर की कुंडली नाइक्रोम से निर्मित होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग किसके कारण होता है, विषाणु को वायरस बोलते हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फंगस। पीलिया रोग मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर रोगों से संबंधित एक क्लास करवा रखी है। रचना हमें पानी दो जरा, जहां पानी की बात हो रही है, पी से या पीलिया की बात हो रही है, यानी पीलिया विषाणु जनित रोग है। पीलिया कैसा है, विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास के पत्तों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक, सिट्रिक, मेथेनोइक, बेंजोइक। एसिटिक की मैं बात करूं तो एसिटिक सिरका तथा अचार, सिरका तथा अचार में कौन सा। सिट्रिक की मैं बात करूं, सिट्रिक नींबू, नारंगी तथा संतरे के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक। मेथेनोइक की मैं बात करूं तो मधुमक्खी के डंक, मधुमक्खी या चींटी या नेटल के डंक में यदि आपको पूछे कौन सा अम्ल, तो मेथेनोइक अम्ल, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। और बेंजोइक अम्ल की मैं बात करूं तो घास के पत्ता। और यही क्वेश्चन अपना है, घास के पत्ते। तो एक बार आर्मी में क्वेश्चन पूछा, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो पालक एक प्रकार का घास का पत्ता ही तो है, तो जो घास के पत्ते में पाया जाता है वही पालक में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गाड़ियों की बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयोग में लिया जाता है, H2SO4, HNO3, HCl। ये जो फॉर्मूला है ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। किसका फॉर्मूला है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है ये है HNO3। किसका फॉर्मूला है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है। HCl की मैं बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक, किसका है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला। पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है पूछा है तो हाइड्रोक्लोरिक। लेकिन गाड़ियों की बैटरियों में कौन सा पाया जाता है, तो गाड़ियों की बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण की मैं बात करूं तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया, पौधों में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों में भोजन पत्तियों के अंदर बनता है, इसलिए पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहते हैं। तो रासायनिक, भौतिक, AB यानी रासायनिक क्या होता है जिसमें पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती, भौतिक परिवर्तन में वापिस पदार्थ को मूल अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का गोलाकार होना, वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, व्यतिकरण या इनमें से कोई नहीं। व्यतिकरण की मैं बात करूं तो जैसे साबुन की बूंद का रंगीन होना, यह प्रकाश की एक घटना है। साबुन की बूंद का रंगीन होना यदि पूछे, साबुन की बूंद का रंगीन होना तो व्यतिकरण है। केशिकत्व की मैं बात करूं तो जैसे केशिकत्व की बात करूं जैसे लालटेन के अंदर तेल का ऊपर चढ़ना, जैसे दिए के अंदर, दीपक के अंदर घी का ऊपर चढ़ना, मार्कर में स्याही का चढ़ना, ये क्या होगा, यानी लालटेन में या बत्ती में किसी में मानो लालटेन की बत्ती में तेल का चढ़ना, ये केशिकत्व है।
और वर्षा की बूंदों का गोल होना, जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुदाब किस यंत्र से मापा जाता है? थर्मामीटर, फेदोमीटर, बैरोमीटर, अमीटर। अमीटर से तो क्या मापी जाती है? अमीटर से विद्युत धारा। अमीटर से क्या मापी जाती है? विद्युत धारा मापी जाती है। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। फेदोमीटर से क्या मापी जाती है? फेदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। और वायुदाब को किससे मापा जाता है? तो वायुदाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। आप मुझे बताओगे कि दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? ये कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना है, गैल्वीकरण, अवकरण, अवशोषण, ऑक्सीकरण। गैल्वीकरण तो क्या है? जंग से बचाने हेतु, लोहे को जंग से बचाने हेतु जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लोहे को जंग से बचाने हेतु जो जिंक की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो गैल्वीकरण कहलाती है। लेकिन जो लोहे पर जंग लगना एक प्रकार की ऑक्सीकरण है और एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। सीएफसी गैस का अन्य नाम क्या है? सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये जो सीएफसी है ये ओजोन परत के अंदर छेद करने के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी इसका योगदान है। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है पूछे तो ये सीएफसी है। जो ठंडे शीतलक जैसे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इनसे इसका निष्कासन होता है। मार्शल की मैं बात करूं, मिथेन जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। हास्य गैस जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस। और CFC जिसको फ्रियोन बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रेशम कीट का अध्ययन किसमें किया जाता है? फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर की मैं बात करूं तो मत्स्य पालन यानी मछली पालन का अध्ययन पीसीकल्चर में। एपीकल्चर की मैं बात करूं तो मधुमक्खी, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। और फ्लोरिकल्चर का तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दोगे कि फ्लोरिकल्चर किसका अध्ययन है। और रेशम कीट का पालन की बात करें तो सेरिकल्चर। और रेशम कीट शहतूत के पौधे की पत्तियों खाता है, शहतूत के पौधे पर रहता है, उसकी पत्तियों खाता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के अंदर कौन बदलता है? मोटर, जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन। मोटर तो क्या करती है? मोटर घूमती है। घूमती कब है? जब लाइट खाती है। यानी मोटर क्या करती है? मोटर विद्युत ऊर्जा टू क्या है? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो मोटर। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कौन बदलता है? तो वो जनरेटर बदलता है। लाउड स्पीकर की बात करें तो बिल्कुल विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और माइक्रोफोन क्या करेगा? माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को किस में बदलेगा? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? यदि आपको पूछे आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है तो मेंडलीव को कहा जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु भार, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं। परमाणु संख्या पर तो आधुनिक आवर्त सारणी है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो वो परमाणु संख्या पर है। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? तो किसने दी? तो हेनरी मोजले ने दी। किसने दी? हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर आधारित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण किसे कहते हैं पूछे तो वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा कण की खोज किसने की? अल्फा, बीटा, गामा,
तीनों रेडियो सक्रिय किरणा है। तो अल्फा किरणों की खोज किसने की? बेकुरल, रोंटगन, रदरफोर्ड, डाल्टन। बेकुरल की मैं बात करूं तो बेकुरल ने, पहली बात तो बेकुरल ने रेडियो सक्रियता खुद की खोज किसने की? रेडियो सक्रियता व गामा किरणा की। रेडियो सक्रियता व गामा की खोज यदि आपको पूछे तो किसने की? हेनरी बेकुरल ने की। रोंटगन की मैं बात करूं तो एक्सरे किरणों की खोजकर्ता कौन है? तो वो रोंटगन है। और डाल्टन की बात करूं, जॉन डाल्टन ने किसकी खोज की? परमाणु की खोजकर्ता किसे माना जाता है? परमाणु के जनक कौन है? जॉन डाल्टन है। और अल्फा और बीटा, यानी अल्फा और बीटा दोनों किरणों की खोज किसने की? अल्फा, बीटा और नाइट्रोजन गैस किसने खोज की? तो रदरफोर्ड ने की। चलिएगा, ये थे अपने साइंस के क्वेश्चन। अब कंटिन्यू मैथ के क्वेश्चन करते हैं। बड़े शानदार और सेलेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। आप एक एक बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप पढ़ते जाइएगा, आपको एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। इस कंटेंट को लीजिएगा, पेन कॉपी अपने पास रखिएगा। जब भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको हल करने का प्रयास कीजिएगा, पहले करने का प्रयास कीजिएगा और जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। और यदि क्लास आपको कैसी लगती है इसके बारे में क्लास पूरी होने के बाद एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होता है, जिसके माध्यम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x + 2 = 3x + 7 है, x का मान ज्ञात कीजिए। यानी 5x + 2 = 3x + 7। देखिए 5x ये 3x प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया। 7 प्लस का है, 2 7 इधर ही रहेगा। 2 प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया। 5x में से 3x गया, शेष 2x। 5 में से 7 में से 5 गया, शेष 5। x का मान 5/2 यानी 2.5। 2.5 इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, लसअप और मसअप का गुणनफल 2028 हो तो संख्या बताओ। आप सभी को पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये फॉर्मूला इनके अंतर संबंध का है, यानी जितना एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है ठीक उतना ही पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल होता है। तो बिल्कुल एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल यदि ये है तो इन संख्याओं का गुणनफल भी यही होगा। तो माना पहली संख्या 3x और दूसरी संख्या 4x और इनका गुणनफल कितना 2028 कीजिएगा। 12x² बराबर 2028, x² बराबर 2028 के अंदर किसका भाग लगाना है? 2028 के अंदर 12 का भाग लगाइएगा तो कितना आएगा? 12 का भाग एक बार गया 12, शेष कितने बच गए? 8। 82 में यदि बात करें तो 12 छक्का 72, शेष बच गए 10, 108 और 12 नम्मा कितने हो गए? 108। 169 आया। x² का मान 169 आया। x का मान 169 का क्या कर देंगे? वर्गमूल, अर्थात x का मान कितना आया? 13। अब पूछ रहा है संख्या क्या होगी? एक संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है। 3 × 13 39 और 3 × 4 13 × 4 52। 39 और 52 ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा, कितने समय में 400 रुपए मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज से 1200 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा? यानी मूलधन दे रखा है कितना? 400, दर दे रखी है 12% वार्षिक, समय ज्ञात करना है और ब्याज दे रखा है कितना? 1200। ओके, तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 बराबर ब्याज। चलिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। टी का मान ज्ञात करना है 1200 बटे 4 × 12, तो ये इससे कैंसिल हो गया 100 बार और ये इससे कैंसिल हो गया 25 बार। यानी इसका राइट आंसर क्या आएगा? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर 25 वर्ष। यदि किसी वस्तु को 4500 रुपए में बेचने पर 25% की हानि, 7500 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो? तो यानी
25, अब देखिएगा यानी 100 रुपए की वस्तु है, 25% हानि में बेच रहा है, इसका मतलब वो कितने में बेच रहा है? 75% में बेच रहा है, यानी 75% किसके बराबर है? 7500 के बराबर है। तो देखिए यानी 7500 बट्टे 75, 1% का मान इंटू 25% लाभ में बेचना चाहता है, इसका मतलब अब वो वस्तु 125 में बेचना चाहता है, तो इंटू 125, और ये इससे कट गया 100 बार, 100 इंटू 125 करोगे तो 12,500 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? यानी रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होती है, तो दूरी जब रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को पार करे, कुल दूरी केवल रेलगाड़ी की होगी। और चाल कितनी दे रखी है? चाल दे रखी है 63 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब अपन को ज्ञात करना है समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? दूरी है 280 बटे चाल, यानी 18 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और 63 इंटू 5 कहाँ आ जाएगा? 63 इंटू 5 नीचे आ जाएगा। अब आप 9 से काटोगे, 9 से 2 बार, और 7 9 कितने हो गए? 63। 7 से इसको काटोगे तो 7 चौक 28 कितने आ गए? 40। 5 का भाग 40 में दोगे तो 8 बार, 8 इंटू 2 करोगे तो 16 सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो 16 सेकंड आएगा। क्या आएगा? 16 सेकंड। बिल्कुल आप चिंता ना करें, जो भी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो बिल्कुल आपके लिए व्यवस्था रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जहां डाउट हो वो आराम से लीजिएगा, बड़ी मस्ती और बड़े आनंद के साथ पढ़ते रहिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करना है, और आपके सामने x प्लस बड़ा कोष्टक 9 माइनस मझला कोष्टक 3 प्लस छोटा कोष्टक 6 माइनस 7 माइनस 4 और 7 और 4 के ऊपर बार है और बराबर 3 दे रखा है। तो कोई टेंशन नहीं, यानी x प्लस क्या है? बड़ा कोष्टक 9 माइनस मझला कोष्टक 3 प्लस छोटा कोष्टक 6 माइनस 7 माइनस 4 ऊपर बार, छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक और बराबर क्या दे रखा है? 3। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगेगा इसमें, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास के नियमानुसार सबसे पहले बार हल होगा। 7 में से 4 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 3 और 3 कितने हो गए? 6, और 9 में से 3 गए, शेष बचे 3। यानी इस पूरे को हल किया तो 3 आया। x प्लस 3 बराबर 3। x का मान निकालना है तो 3 माइनस 3 कितना आ गया? 0। x का मान कितना आ जाएगा? तो x का मान 0 आ जाएगा। चलिएगा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 925 रुपए और उसे 4% पर, उस पर 4% छूट दी जाती है, तो छूट की राशि कितनी होगी? यानी 100 पर कितना परसेंट छूट? 4 दी जा रही है, तो 1925 पर कितनी छूट होगी? 25 से कैंसिल कर दीजिएगा, 25 7 बार भाग गया 175, यानी इसको, यानी 4 से ये कट गया 25 बार, और 25 7 100 शेष बचे 17 75, यानी 77 रुपए। यानी 25 का भाग 1925 में दोगे तो 77 बार जाएगा, यानी छूट कितनी होगी? 77 रुपए होगी। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा अपने पिता की सहायता से उस कार्य को 4 दिन में कर सकता है, तो उसके पापा अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकेंगे? सबसे पहले बात हो रही है किसकी? मोहन की। मोहन अकेला कितने दिन में कर रहा है? 20। फिर क्या है? मोहन प्लस मोहन के पापा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 4। तो आप सभी को पता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में लसप लेना होता है, जो कुल काम होता है, यानी 20 का भाग 20 में 1 बार, और 4 का भाग कितनी बार? 5 बार। यानी मोहन की कार्य क्षमता 1 है, जबकि मोहन और मोहन के पापा की कार्य क्षमता दोनों की कितनी है? 5। तो मोहन के पापा अकेले की, यानी मोहन के पापा अकेले की कार्य क्षमता कितनी? दोनों की 5 है, मोहन की 1 ही है, तो 5 माइनस 1 करोगे तो मोहन के पापा की कार्य क्षमता कितनी आएगी? 4 आएगी। तो अकेले, मोहन के पापा अकेले कितने समय में कर देंगे? मोहन के पापा अकेले, तो देखिए कुल काम कितना है? 20, और मोहन के पापा अकेले की कार्य क्षमता कितनी है? 4, तो कितने दिन में कर देंगे? 5 दिन में। कितने दिन में?
मोहन के पापा अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो मोहन के पापा अकेले इस काम को 5 दिन में पूरा कर देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े लाजवाब और बड़े शानदार क्वेश्चन है। यदि 5 परिणामों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है तथा शेष 2 का औसत ज्ञात कीजिए। यानी 5 परिणामों का औसत 6 है, इसका मतलब योग कितना? 30। फिर क्या कह रहा है? उनमें से 3 का औसत कितना है? 3 का औसत 4 है, इसका मतलब तीनों का योग कितना? 12। तो टोटल 30 था, जिसमें से 3 परिणामों का मान आ गया अपने पास, तो शेष कितने बचे? 18 योग बचा। अब शेष परिणाम कितने बचे? शेष परिणाम 2 बचे, यानी कुल योग 18 बचा और परिणाम कितने? 2। 18 के अंदर 2 का भाग दिया तो क्या आ गया? 9। शेष परिणामों का औसत क्या आएगा? शेष परिणामों का औसत 9 आएगा। चलिएगा, एक विद्यालय में 800 छात्र है। यदि 30% छात्र लड़कियां हैं तो विद्यालय में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 100%, जिसमें से 30% यदि गर्ल्स है तो बॉय कितने होंगे? 70%। यानी 100 में से तो कितना प्रतिशत है? 70% बॉयज है, तो 800 में से कितना प्रतिशत बॉयज होंगे? यही तो बात अपन को बतानी है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 आता 56, 8 आता यानी 560। लड़कों की संख्या कितनी होगी? लड़कों की संख्या 560 होगी। चलिएगा, एक गाय को 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे पर बांधी गई तो गाय कितने क्षेत्र में सर सकती है? ये खूंटा है और रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। तो गाय इस रस्सी के सहारे जितनी रस्सी लंबी है वो उतनी घूम पाएगी, यानी एक वर्ताकार पथ के अंदर वो घूमेगी और ये इतनी लंबी घूमेगी, यानी केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है। तो इस वर्त की त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या 14 हो गई। तो इस वर्त का जो क्षेत्रफल निकलेगा उसी क्षेत्रफल के अंदर ही गाय चर पाएगी। तो आकृति वर्त है, तो वर्त का क्या निकालना है? वर्त का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू 14 इंटू 14 करेंगे तो 7 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार? 2 बार। और 14 दूनी 28, 28 इंटू 22 कर दीजिएगा। 28 इंटू क्या करना है? 22, 8 2 16, 4 ने 1 5 56 और ये भी 56, 6 716 कितना आएगा? 716 मीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर आएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, √3 + 1 बटे √3 - 1 और अंडररूट, यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, बड़ा रौनक और बड़ा शानदार क्वेश्चन आपके सामने। अब देखिएगा, यानी अपन को हल करना है तो आप देखिएगा, जब करते हैं भिन्नों की जोड़ करते हैं तो लसअप लेते हैं, तो लसअप कितना आएगा? तो लसअप आ गया √3 - 1 और √3 + 1। ठीक है, जब √3 - 1 का जब भाग दिया तो भाग आ गया √3 + 1 का। √3 + 1 और √3 + 1 को गुणा किया तो √3 + 1 का क्या हो गया? स्क्वायर, प्लस √3 + 1 का जब भाग दिया तो √3 - 1 बार गया। √3 - 1 और √3 - 1 को गुणा किया तो √3 - 1 का क्या हो गया? स्क्वायर। अब अपन देखते हैं इसको, देखिए ये ए और ये बी, ए बी का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर, जिसका मान होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस क्या हो गया? 2ab। और यहां आप देखोगे तो a - b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab। इसमें आप देखोगे a - b और a + b, यानी a - b और a + b का मान होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो अब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस पर्सन के अंदर a का मान अपने √3 बना है और b का मान कितना बना है? 1 बना है। तो देखिए a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab 2ab यानी √2 ये बीच में प्लस का प्लस a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर -2ab -2√3 बट्टे a स्क्वायर - b स्क्वायर, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 1 और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब आपके सामने देखिएगा, √2 और 2√3, एक प्लस का एक माइनस का है तो कट गया। ऊपर देखिए 1 3 4, 4 3 7 1 8,
8, 3 में से 2 1 गया तो शेष बचे 2, 8 के अंदर 2 का भाग दिया तो राइट आंसर क्या आ गया? राइट आंसर क्या आ गया? राइट आंसर अपना आ गया 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। चलिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल। 4 × 22 किया तो 88, 88 × 7 कर लीजिए, 8 हाथा 56 हासिल गई 5, 8 हाथा 56 5 61, 761 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या आएगा? एकदम राइट आंसर आएगा। तो चलिएगा, यदि किसी संख्या तथा उसके वर्ग का योगफल बेहतर हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना वो संख्या x है, माना वो संख्या x है, तो वो संख्या किसी संख्या तथा उसके वर्ग का x प्लस x का स्क्वायर कितना है? बेहतर है। तो कितना हो गया? तो कितना होगा भाई? इसको आप करोगे तो यदि बाई मेथड करना चाहते हो तो देखिए आपके सामने मैं अभी करता हूं। बाई मेथड करना चाहते हो तो क्या होगा? ये आ गया x, ये प्लस x स्क्वायर और माइनस में कितना आ गया? बेहतर, बराबर क्या आ गया? 0। अब आप ऐसी दो संख्या सोचिएगा कि गुणा करने पर तो क्या आए? माइनस के बेहतर आए और जोड़ने पर क्या आए? 1 आए। गुणा करने पर माइनस बेहतर और जोड़ने पर 1, तो 9 और -8 हो सकते हैं। 9 और -8 गुणा करोगे तो माइनस का बेहतर आएंगे और 9 में जब -8 जोड़ोगे तो प्लस माइनस 9 में से 8 गया, शेष कितना बचा? 1। तो आप देखिए x प्लस 9x माइनस 8x और माइनस क्या आ गया? बेहतर। अब कॉमन लीजिएगा, कॉमन आ गया x, तो क्या आ गया? x प्लस 9 और इसमें कॉमन क्या आ गया? इसमें कॉमन -8 आया तो x प्लस क्या आ गया? 9। ठीक है, अब देखिएगा क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा x प्लस 9 और 1 बन जाएगा क्या? x माइनस 8, x माइनस 8। चलिएगा अब लीजिएगा x माइनस 9 करोगे 0 बराबर, तो x प्लस 9 करोगे तो x का मान आ गया -9 और ये था x माइनस 8, 0 के बराबर रखा था, आ गया x का मान किसका? प्लस का 8। तो यहाँ पर 8 और 9 दोनों यहाँ पे बात हो रही है, यानी अब अपना धनात्मक मान चुनना है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? 8 रहेगा। क्या रहेगा? 8 रहेगा। आप देखिए, और इस क्वेश्चन को आप बाई इससे कर सकते थे। आप सोचते 4 का स्क्वायर 16 4 नहीं होते बेहतर, 36 और 6 नहीं होते, और 100 और 10 110, 8 का 66, 8 का स्क्वायर प्लस 8 यानी 66 प्लस 8 कितने हो सकते हैं? बेहतर हो सकते हैं। आप बाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे और बाई मेथड करना चाहो तो भी ये आपके सामने है। चलिएगा, ये क्वेश्चन है क्या? x प्लस 1/x बराबर 12 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा? जब बीच में प्लस हो और स्क्वायर हो तो एक ही फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस 2, n स्क्वायर माइनस 2, n जो यहाँ दे रखा है, यानी n का मान यहाँ कितना है? 12 है। तो 12 का स्क्वायर माइनस 2, 144 माइनस 2, राइट आंसर क्या आएगा? 142। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ये थे मैथ के क्वेश्चन, लगे हाथ रीजनिंग को भी निपटा देते हैं। तो देखिएगा, ये है आपके सामने रीजनिंग की एक श्रृंखला दे रखी है ए जेड। ये देखिए, इसके अंदर अपन को दिख रहा है वर्णमाला का सीधा और उल्टा अक्षर, यानी ये पहला आगे से और ये पीछे से पहला, ये आगे से दूसरा, ये पीछे से दूसरा, ये आगे से तीसरा, ये पीछे से तीसरा, ये आगे से चौथा, ये पीछे से चौथा, यानी एक दूसरे के विपरीत में। तो आगे से 5वां ई और पीछे से 5वां वी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ई वी। बड़ा शानदार और इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि क्या कह रहा है? BILD को YROW कहते हैं।
तो SOLID को क्या कहा जाएगा? तो देखिए इसमें भी विपरीत है, आगे से B दूसरा तो Y पीछे से दूसरा, सेम बात, D आगे से चौथा तो ये पीछे से चौथा, तो यानी इनका क्रम है जो आगे और पीछे की बात हो रही है, तो सेम बात है। तो इस जैसे D की मैं बात करूं, आप बाई ऑप्शन मिला लीजिएगा, D का उल्टा क्या W, I का उल्टा क्या I का उल्टा R, L के उल्टे की यदि बात करूं L का उल्टा O, O का उल्टा L और H का उल्टा H, HLORW, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 7, 10, 8, 11, 9, 12 और अगला पद क्या आएगा? तो देखो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कभी एक श्रृंखला चलती है, कभी एक छोड़कर एक श्रृंखला चलती है। तो देखिएगा 7 से 1 प्लस 1 हुआ, प्लस 1 हुआ, और अब देखिए इधर 10 से कितना हो रहा है, 10 से 11, 11 से कितना हो रहा है 12। अब देखिए इसकी बारी है, 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी, एक बीच में खाली, यानी ये किस प्रकार की श्रृंखला बन रही है? तो आप देखोगे जहां से आप पकड़ोगे वहां महसूस करो, यानी ए के अंदर आप बाई ऑप्शन सेट करते जाओगे तो इसकी श्रृंखला यूं बन रही है, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, इस प्रकार की श्रृंखला बन रही है। तो ए बी ए, चलिएगा ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए बी ए, यानी क्या आया ए, यानी इसके अंदर जगह बहुत, अब देखिएगा, यानी इसमें खाली जगह, अब देखिएगा ए बी ए, यानी क्या आएगा ए बी ए, तो ए बी ए, ए बी ए, यानी ये बन गया जोड़ा ए बी ए बी ए और ए बी ए और ए बी ए, यानी ए बी ए, ये राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने जो राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। समझ रहे हो, ये आपके सामने जोड़ा है, इस टाइप की श्रृंखला बन रही है जो 3 से 4 बार रिपीट हुई है। ए बी का भाई है तथा बी सी की बहन है। ए क्या है, बी का भाई है, ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, बी है जो सी की क्या है, बहन है, ठीक है, तथा डी सी का पुत्र है, डी है वो सी का क्या है, पुत्र है। तो ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है? तो ये ए की सी बहन है और ये बहन का पुत्र है, तो ये क्या हो गए, मामा भाणेज हो गए। अब उसने पूछा ए का डी से क्या संबंध है, यानी ए के डी क्या लगते हैं, तो ए के डी मामा लगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। तो ये थी आज की क्लास। तो जो यूट्यूब पर बिल्कुल नए है वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को लाइक जरूर करे और क्लास आपको कैसी लगी एक शानदार कमेंट अवश्य करे। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, हंसते रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।